किसी को पैसेंजर के अलार्म से मेरी नींद खुल गई। मोबाइल में देखा तो 6 बजने में 5 मिनट कम थे। मैंने अपना अलार्म बजने से पहले ही बंद कर दिया और उठकर विंडो का पर्दा ज़रा सा हटा दिया। एसी कोच के अंदर ना बाहर की हवा आ रही थी ना कोई आवाज़। फिर भी पंछियों की चहचहाहट मेरे कानों में साफ सुनाई देने लगी। हवा के थपेड़े मेरे गालों को चूमने लगे और मेरे शहर की मिट्टी की खुशबू मेरी सांसों में घुल गई। बस 30 मिनट में हम मेरे शहर मेरे घर पहुंचने वाले थे। मैंने सुमित को जगाया और बैग्स बर्थ के नीचे से बाहर निकाल लिए। शादी को 1 साल हो गया था, पर किसी न किसी मजबूरी के चलते हमारा मेरे घर आना हो ही नहीं पाया था। मैं किसी उतावली बच्ची की तरह खिड़की से बाहर झांकते हुए जाने पहचाने घरों और रास्तों का इंतज़ार करने लगी। और जैसे ही शहर की शुरुआत हुई, हम सामान लेकर कोच के दरवाजे पर खड़े हो गए। कितने प्यारे होते हैं ना ये छोटे छोटे शहर, और इनकी सादगी। एक सुकून जैसे इनकी सड़कों, इनके घरों की छतों पर पसरा होता है। स्टेशन पास आने लगा तो मेरे चेहरे की मुस्कान और दिल की बेसब्री दोनों बढ़ने लगी। वैसे तो 12th के बाद ही घर से बाहर आ गई थी। कॉलेज के 4 और फिर नौकरी के 3। शादी के पहले भी 7 सालों से बाहर थी, पर इतनी खुशी कभी वापस आने पर नहीं महसूस करी थी। शायद हर लड़की की तरह शादी के बाद पहली बार लगा कि अब वाकई घर छूट गया है। प्लेटफॉर्म नज़दीक आया तो अजनबी चेहरे अपने से लगने लगे। मम्मी पापा वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े हमारा वेट कर रहे थे। हमने ट्रेन से उतरते ही दोनों को गले लगा लिया। माँ ने हमसे सफ़र के बारे में पूछा तो सुमित ने उन्हें बताया कि सब ठीक था। बस एक अंकल तो हर ट्रेन की कोच में होते हैं ना, जो मज़े से सोते हैं, पर उनके खर्राटे किसी को सोने नहीं देते। सभी खूब हंसे और सामान लेकर कार की तरफ बढ़ गए। पूरे रास्ते मैं सुमित को अपने शहर से मिलवाती रही। जानती थी कि बंद शटर और दरवाज़ों की कहानियाँ उसे समझ नहीं आ रही होंगी, पर वो मेरी एक्साइटमेंट देखकर चुपचाप सुनता रहा। नगर पालिका के वर्कर सड़कों पर सफाई कर रहे थे। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। मंदिरों से घंटियों की आवाज़ें आ रही थीं। दूध की दुकान के अलावा सब बंद था। किसी को कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। मैंने मम्मी पापा से सभी का हालचाल लिया। हमारी काम वाली काकी, मोहल्ले के बच्चे, मेडिकल स्टोर वाले अंकल, मंदिर वाली चाची, शायद ही किसी को छोड़ा होगा, सिर्फ राबिया आपा के। उनसे तो मैं जाकर खुद मिलूंगी और उन्हें सब बताऊंगी अपनी इस नई ज़िंदगी के बारे में। मम्मी, आपने राबिया आपा को बताया तो नहीं ना मैं आ रही हूँ? मम्मी ने ना में सर हिला दिया। अच्छा करा, मैंने कहा, और उन दिनों को याद करने लगी जब हमारे मोहल्ले में आपा नई नई आई थी। मेरे घर से उनका घर एकदम लगा हुआ है। जब चाहो छत फांद कर जाया जा सकता है। मैं 10th में थी जब दिलीप भैया उन्हें शादी कर कर यहाँ लाए थे। आपा अक्सर मुझे शाम में अकेले छत पर टहलती दिख जाती, और पता नहीं कब और किस दिन हम दोनों सहेली बन गए। वो मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी थी। 18 का होते ही उसकी शादी हो गई। वो मुझसे अपने स्कूल और सहेलियों के बारे में बताती तो मुझे लगने लगता जैसे मैं उसके ही ग्रुप का हिस्सा थी। मैं भी उसे अपने सारे सीक्रेट्स बताती थी, जैसे मुझे क्लास में कौन पसंद था और मैं बड़ी होकर वाकई में क्या बनना चाहती थी। और वो मुझे ऐसे समझती और समझाती जिसे ना जाने मुझसे कितनी बड़ी हो। हम रोज़ डिनर के बाद हमारी छतों को अलग करती पट्टी के पास खड़े होकर घंटों बातें करते। सेमेस्टर ब्रेक्स में जब मैं घर आती तो मम्मी के साथ वो भी मेरा बेसब्री से इंतज़ार करती। दिलीप भैया और फूफी, उनकी सास, को उनका मुझसे बात करने पर कोई एतराज़ नहीं था, पर उन्हें मेरे या किसी के भी घर अकेले जाने की इजाज़त ना थी। शादी और शादी से जुड़े न जाने कितने मसले मैंने पहली बार आपा से ही सुने थे। मुझे बड़ी हैरानी होती थी जब वो मुझे अक्सर कहती थी कि मैं शादी ना करूं। मेरे लिए तो शादी एक ऐसा मौका था जहां तुम सेंटर ऑफ अटेंशन होते हो, जहां तुम जो बोलोगे सब करा जाएगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, जितना चाहे उतने कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी सब खरीद सकते हो। इसलिए मैंने कभी उसकी बात पर खास ध्यान नहीं दिया। मैं तो लड़कपन में अपने पहले प्यार से शादी के सपने देख रही थी। मुझे कभी समझा ही नहीं कि शायद वो मुझसे अपनी ज़िंदगी का दर्द बांट रही थी।
आखिरी सेमेस्टर ब्रेक के बाद जब घर आई तो उसकी 10 दिन की रुखसार के लिए खिलौना लेकर आई थी। उसके अगले ही दिन वो अपने मायके चली गई। जॉब में कभी लंबा घर पर रुक पाना हो नहीं पाया और आपा भी अब एक बच्ची की माँ थी, तो हमारा मिलना कम हो गया। पर हम जितनी भी देर के लिए मिलते, भूल कर फिर से 15 और 18 के हो जाते। कार जब मेरी गली में मुड़ी तो मैं आपा का घर देखने के लिए उतावली हो गई और झांक झांक कर कोशिश करने लगी। जब उनके घर के सामने से कार निकली तो देखा कि आपा की छत शामियाने से ढकी हुई थी। मम्मी, आपा के घर पर कुछ है क्या? शामियाना क्यों लगा है? अरे पहले घर तो पहुंच जाओ, फिर बताते हैं, मम्मी ने कहा और बात टल गई। घर पहुंची तो मम्मी ने पहले से हमारे वेलकम की सारी तैयारी कर रखी थी। किसी का आ पाना तो मुमकिन ना था, इसलिए मम्मी ने मौसी बुआ सबको वीडियो कॉल पर लिया और पापा ने अपने फ़ोन पर ढोल वाला म्यूज़िक लगाकर हमारा वेलकम करा। अंदर बैठकर मम्मी ने नज़र उतारी और मीठा खिलाया। उसके बाद सुमित को पूरा घर दिखाने ले गई। मेरा कमरा, उसकी तस्वीरें, मेरे सहेलियों के ग्रीटिंग कार्ड्स, हॉल, किचन, बाकी खाली कमरे जो अब स्टोर रूम बन चुके थे और मेरी फेवरेट छत। मैं सुमित का हाथ अपने हाथ में लिए दौड़ती हुई छत की सीढ़ियों पर चढ़ी, पर जब छत पर पहुंची तो हैरान रह गई। देखा राबिया आपा की छत हर तरफ से शामियाने से ढकी थी। मैंने यहाँ वहाँ से झांकने की कोशिश करी पर कोई नज़र नहीं आया। मैंने नीचे आकर मम्मी से पूछा तो उनका जवाब सुनकर मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने बताया कि मेरी शादी के बाद ही कुछ कम्युनल इश्यूज़ के कारण मोहल्ले में हिंदू और मुस्लिम अब आपस में उतना मिलते जुलते नहीं। उसके कुछ दिन बाद ही दिलीप भैया ने छत को हर तरफ से ढक दिया। तो आपने कभी राबिया आपा से उसके बाद बात नहीं करी मम्मी? मम्मी ने एक बार फिर से नाम में सर हिला दिया। मुझे समझा ही नहीं मैं किस तरह से रिएक्ट करूं। शाम में जब मैं घर से निकली तो देखा सिर्फ राबिया आपा नहीं, हर हिंदू और मुस्लिम घर के बीच जैसे लकीरें सी खिंच गई थीं। ये क्या हो गया मेरे मोहल्ले को? हम जिन्हें दादा बुआ चाची कहकर बड़े हुए थे, जो बिना कहे हमारा परिवार थे, आज वो अलग अलग मजहब की चादर ओढ़े तो रूठे बच्चों की तरह क्यों बैठे थे? मुझे याद है पापा बताते थे कैसे 1952 के दंगों के समय हमारे मोहल्ले के मुसलमानों ने आधी रात में एक एक एंट्री पर खड़ा होकर दंगा करने वालों को अंदर आने से रोका था। मैंने ना जाने कितनी ईदों की सेवई खाई है और दिवाली पर तो यहाँ हर घर ने दिए जलाए थे। हम इतने सालों से एक ही तो थे, तो फिर आज ये हर छत पर सिंदूरी और हरे झंडे हमें चीख चीख कर अलग क्यों कर रहे हैं? हम वहाँ सिर्फ एक वीक के लिए थे और उस दिन 5वां दिन था। राबिया आपा से मिले बिना घर जैसे घर नहीं लग रहा था। मैं हर रात छत पर जाती कि शायद वो शामियाना खुलेगा और उससे निकल कर वो मुझसे बात करने आएंगी। पर वो क्या, उनकी आवाज़ तक नहीं आई। पता नहीं उन्हें पता भी है या नहीं कि मैं घर आई हूँ। हम डिनर करने बाहर गए थे। सुमित को ऑफिस का कुछ काम आ गया, इसलिए मैं अकेले ही छत पर आ गई। कुछ देर वॉक करने के बाद मैं गुमसुम एक जगह बैठ गई और कभी आसमान के तारों को तो कभी शामियाने पर बने फूलों की डिज़ाइन को देखने लगी। कुछ देर बाद मम्मी ने मुझे नीचे आने के लिए आवाज़ लगाई। मैं उठी तो कहीं से पायलों की आवाज़ आई। मैंने हैरानी से यहाँ वहाँ देखा तो शामियाने से एक छोटी सी बच्ची झांक रही थी। मेरे देखते ही वो वापस छुप गई। बच्ची हूबहू आपा की कॉपी थी। मैं उठकर उस पट्टी के पास पहुंची जो हमारी छतों को अलग करती थी। रुखसार? रुखसार छत पर नहीं है, वो चली गई। अच्छा, चली गई क्या? अगर आए तो कहना उसकी खाला उसके लिए चॉकलेट लाई थी। आप मेरी खाला हो? रुखसार ने झट से शामियाने से निकलकर पूछा। हाँ बिल्कुल, अम्मी से पूछना आप, वो बताएंगी आपको। बच्ची तुरंत पलटी तो उसके पीछे शामियाना बंद हो गया और वो अम्मी अम्मी कहते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मुझे नहीं पता था वो वापस आएगी या नहीं, उसे वापस आने दिया जाएगा या नहीं, पर कुछ ही देर में किसी के सीढ़ी पर चढ़ने की आवाज़ आई, किसी बड़े की। ये रुखसार तो नहीं थी।
जब शामियाना दोबारा खुला तो सामने राबिया आपा थी। वही सलवार कुर्ता और ढका हुआ सर, चेहरे से जैसे वो 10 साल ज़्यादा बड़ी लग रही थी, पर फिर भी चेहरे पर एक सुनहरी सी चमक थी। मैंने गौर से देखा तो वो फिर से माँ बनने वाली थी। वो मेरी तरफ बढ़ी तो मैं पट्टी फांद कर उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। हम दोनों की आंखों में आंसू भर आए। अम्मी, मैं ये ले आऊं? नीचे से रुखसार ने चिल्लाकर पूछा तो आपा ने आंसू पोंछ कर उसे ऊपर आने के लिए कहा। वह अपने हाथ में एक बड़ी सी पन्नी लिए छत से ऊपर आ गई। आपा ने मुझे वो पन्नी पकड़ाई और कहा, हमारी तरफ से आपकी शादी का तोहफा। आपा, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप छोटी हैं हमसे, मना मत करिए। चलिए, अब हमें जाना होगा, हमारा ज़्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं। आप घर नहीं आ सकती क्या? हम बैठकर बात नहीं कर पाएंगे क्या? मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। अपना ख्याल रखिएगा। आपा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और रुखसार को लेकर नीचे चली गई। मैंने 2 कदम पीछे लिए और वापस अपनी छत पर आ गई। मैं पलटी और पता नहीं क्यों उस शामियाने के दोबारा खुलने का इंतज़ार करने लगी। मैंने आपा की दी हुई पन्नी में झांका तो एक गोटे वाली लाल शिफॉन साड़ी थी। उसे देखकर मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ गई, जब उसने ऐसी ही एक साड़ी पहनी थी और मैंने उससे कहा था कि उसकी साड़ी बहुत सुंदर है। अचानक से रुखसार की पायलों की आवाज़ आई। शामियाना खुला तो रुखसार ने अपना नन्हा सा हाथ आगे करके कहा, खाला मेरी चॉकलेट। मैंने अपनी जेब टटोली, एक टॉफ़ी निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी हथेली को चूम लिया, और मैं और रुखसार दोनों अपने अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर गए।